प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स पर। आज हम अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का आपको जो मॉड्यूल मिला है उस मॉड्यूल की अध्याय 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इस इकाई के लिए कुल 3 अंक आवंटित हैं, यानी वार्षिक परीक्षा में 3 अंक से इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख देना है उदारीकरण। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया? तो भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय कब लिया? सन 1991 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है? तो दिए गए विकल्पों में हमें देखना है कि कौन सा ऐसा है जो हमें यह बताता है कि इससे निवेश किया गया है। तो यह आपका विकल्प द सही है कि संपत्ति, जैसे ज़मीन खरीदने के लिए जो खर्च किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, रुपया खर्च किया जाता है, कहाँ? संपत्ति जैसे ज़मीन खरीदने के लिए खर्च किया गया है, तो इसे हम कहेंगे निवेश कहेंगे। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। तो आपको यहाँ पे भर लेना है वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना, इसमें एक शब्द आया नहीं हुआ है। नहीं, कई बार हम गलती से दूसरे कोई विकल्प को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये इसका चयन करना है कृषि क्षेत्र को, यानी वैश्वीकरण की नीति से कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र को लाभ हुआ है, सेवा क्षेत्र को लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को वैश्वीकरण की नीति से लाभ नहीं हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं, मैं इनका वाचन कर दे रहा हूँ, आप अपनी और जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसमें भर लीजिएगा। वैश्वीकरण ने रिक्त स्थान तकनीक का लाभ स्थानीय कंपनियों को भी मिला। तो यहाँ पर वैश्वीकरण से यहाँ आएगा नई और उन्नत, पहले वाले खाली स्थान में आएगा नई और उन्नत, यानी वैश्वीकरण से नई और उन्नत तकनीक का लाभ स्थानीय कंपनियों को भी मिला। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से रिक्त स्थान दरों पर सामान खरीदते हैं। तो यहाँ आएगा कम दरों पर सामान खरीदते हैं। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसको हम विदेशी निवेश कहते हैं। यहाँ तीसरे वाले खाली स्थान में आपको भर लेना है विदेशी निवेश। अगला प्रश्न है, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को रिक्त स्थान कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसके बाद अगले वाला जो प्रश्न है, आगे वाला जिसमें दिया है, वर्तमान में विश्व के लगभग रिक्त स्थान देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो यहाँ पे आएगा 160 देश। 160 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, सत्य सत्य बताना है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर नहीं शब्द फिर देखना है आपको, नहीं कई बार आप गलती कर जाएं। तो वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, यानी वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं। तो यह कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो केवल अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन करती है, यानी ऐसी कंपनी जो केवल एक देश के लिए, अपने ही राष्ट्र के लिए उत्पादन करती, वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। यह कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के लिए उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है कि विदेशी निवेश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। तो ये कथन सत्य है। आगे है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 खंड भरे हुए हैं, खंड का और खंड खा। आपको सही जोड़ी का उत्तर भरना है। तो आप यहाँ देख लीजिए, खंड का
यानी सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, जिसको सामने आपको भर देना है, उदारीकरण। इसके बाद दूसरे देशों से सामान खरीदना आयात कहलाता है, आयात लिख लेना है। आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है, तो यहाँ पे आएगा कॉल सेंटर। अगला प्रश्न इसमें है, विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, वैश्वीकरण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। तो इस प्रकार से आपको ये जोड़ी मिला लेना है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो भारत में सन 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, आयात पर कर किसका उदाहरण है? तो आयात पर कर व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। अगला प्रश्न, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र चेन्नई में स्थापित किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों से संबंधित कौन से नियम बनाता है? तो विश्व व्यापार संगठन सभी देशों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाता है। तो आपको लिख लेना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाता है। इसके बाद के जो प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं या जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनसे आपको हल करने में आपको सुविधा रहेगी। मेरा यहाँ पर व्यक्तिगत सुझाव ये है कि यदि आपको पहले से किसी प्रश्न का उत्तर याद है तो केवल इसमें से प्रश्न देख लीजिए और यहाँ से आप फिर अपने उत्तर अपने मन से अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। यदि आपको इसका उत्तर सरल लग रहा है तो आप इसको हल कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो पहले से याद है आप उसको तैयार कर सकते हैं। चलिएगा एक बार मैं बोल देता हूँ, यदि आपको ये उत्तर अच्छे लगते हैं, सरल लग रहे हैं, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो याद है उनमें से आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। तो आप चाहें तो इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, परिवहन प्रौद्योगिकी, सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति, इंटरनेट। तो आप इनमें से लिख लीजिए। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? तो सरकार द्वारा माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर जो प्रतिबंध लगाते हैं सरकार, उसे हम क्या कहेंगे? व्यापार अवरोधक। यानी सरकार द्वारा माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार से क्या आशय है? तो मुक्त व्यापार वह व्यापार है जो दो देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के होता है। भारत में 1991 की शुरुआत से विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया है, यानी भारत में भी मुक्त व्यापार की प्रणाली लागू कर दी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय है? तो यह एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से उपभोक्ता को क्या लाभ मिलता है? तो वैश्वीकरण से उपभोक्ता को क्या मिलता है लाभ? वैश्वीकरण से उपभोक्ता को बाजार में वस्तुओं की खरीद के कई विकल्प मिल जाते हैं। वो कई प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। वो हमारे देश के बाहर किसी दूसरे देश में बनने वाली वस्तु को भी आराम से आसानी से खरीद सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुओं को खरीद से कई विकल्प उपलब्ध हैं, वह अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु खरीद सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की ऐसी 4 कंपनियों के नाम लिखिए जिन्हें वैश्वीकरण से फायदा हुआ है। तो यहाँ पर हमें वैश्वीकरण से जिन कंपनियों को फायदा हुआ है उनके नाम देना है। जैसे टाटा मोटर्स है,
एशियन पेंट्स है, रेनवैक्सी आदि। तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्याय संगत वैश्वीकरण कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, न्याय संगत वैश्वीकरण में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी न्याय संगत वैश्वीकरण बनाने के लिए कौन उत्तरदायी ज़्यादा है? सरकार। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। श्रमिकों को अपने अधिकार मिलें और छोटे उत्पादकों को तब तक मदद मिले जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाएं, तभी कहलाएगा न्याय संगत वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनी को कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या कर सकती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन कंपनियों के साथ में संयुक्त उत्पादन करके स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। कैसे होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, यानी जो स्थानीय कंपनी हैं उनको कुछ धन लगा सकती हैं उन पर, यानी निवेश कर सकती हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं, यानी अपने देश की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देश में ले जा सकती हैं, जिससे भी दूसरे देशों में भी लाभ होगा। आगे जो प्रश्न है कि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। इनके उत्तर की यदि आपको इसमें से लिखना है तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, अन्यथा आपको जो पहले से याद है या दूसरी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार के अपने उत्पादों का दूसरे देशों में प्रसार करती हैं? उदाहरण लिखिए, तो आप ये भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? चौथा प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रही हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, कंटेनर की उपयोगिता बताइए। तो साथियों, विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो अर्थशास्त्र विषय की अध्याय 4 थी उसके प्रश्नों को हल इसमें किया है, समझा है। यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से ज्ञात है या आपको याद है, किसी दूसरी पुस्तक से आपने याद किया है, तो आप उन उत्तरों को प्राथमिकता दें। यहाँ से केवल आप प्रश्न देख लीजिए कि कौन से किस प्रकार के इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। आपने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।